नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपने मुझे पर्यावरण विषय जो मैंने पढ़ाया उसमें बहुत प्यार दिया, बहुत भर भर के मैसेज आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों की डिमांड थी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र को कोई और न पढ़ाए, आप ही पढ़ाइएगा। तो मेरी कोशिश है, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं लेकिन बहुत विस्तार से पढ़ाता हूं ताकि आपको उस क्वेश्चन को यानी उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को दोबारा देखना ना पड़े। और आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि आज इस विषय का पहला क्लास है कि मैं बोला हूं कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, यानी सिलेबस का कोई भाग नहीं छूटेगा। इसका मतलब कोई भाग नहीं छूटेगा, पूरे भाग को पढ़ाऊंगा मैं। आइए देखते हैं सिलेबस सबसे पहले, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। सिलेबस देखते हैं सहायक शिक्षक के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसमें है बाल विकास का परिचय, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं और गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बालावस्था और किशोरावस्था। एक चीज बहुत क्लियर कट तरीके से मैं आपको बता दूं कि सहायक शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक में भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है और सहायक शिक्षक में भी है। लेकिन सहायक शिक्षक में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए आपको डीप में जाके पूछा जाएगा। डीप में जाकर के पूछा जाएगा का मतलब क्या है? गहराई में। चूंकि ये बच्चों के लिए है, आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे सहायक शिक्षक बनने के बाद आप पढ़ाएंगे 5वीं तक के बच्चों को, और 5वीं तक के बच्चों के लिए जो आपको पढ़ाना है उसको बहुत डीप में जाकर के आपसे पूछा जाएगा, गहराई में पूछा जाएगा। बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, कम चीजें लेकिन गहराई में पूछी जाएंगी। वहीं शिक्षक के सिलेबस में आप देखेंगे कि आपको ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पे पूछी जाएंगी, क्योंकि आपको 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। वहां पे बाल विकास का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, मतलब अनौपचारिक चीजों को उतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनौपचारिक चीजों का ज्यादा महत्व होगा, तो उसको बहुत डीप में पूछा जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इस सिलेबस के पहले पॉइंट की बात करूं, पहले बिंदु की बात करूं, तो आप देखते हैं गर्भावस्था। आपने जो शिक्षक का सिलेबस पढ़ा है उसमें आपने गर्भावस्था के बारे में विशेष तौर पर पढ़ा ही नहीं है। लेकिन यहां पर यानी सहायक शिक्षक में गर्भावस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट बना करके दे दिया गया है। दूसरा पॉइंट अगर बात करूं मैं, शैशवा अवस्था आपने उसमें बहुत मोटा तरीके से पढ़ा है। मोटा तरीके से मतलब एक पढ़ लिया कि भाई इतना से इतना तक शैशवा अवस्था होता है, इसमें बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें और गहराई में जाकर के पूछेगा आपसे, जैसे कि बच्चा किस उम्र में अपना ये वाला उंगली का प्रयोग करता है, किस उम्र में इस उंगली का प्रयोग करता है, किस उम्र में ऐसे हाथों का प्रयोग करता है, किस उम्र में बच्चा ऐसे डांस करने लगता है। ये सारी चीजें आपसे शैशवावस्था के अंदर पूछा जाएगा। दूसरी बात, आगे अगर आप शिक्षक में देखेंगे तो शिक्षक में आपको केवल और केवल बाल्यावस्था पढ़ा है आपने। लेकिन यहां पे आपको दो तरीके के इसमें चीजें देखने को मिल रही है, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। यानी ये दोनों चीजें आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। चूंकि आप देखिए, अगर आप वैसे नहीं पढ़ेंगे, आप शिक्षक टाइप का शिक्षक वाला पढ़ा और जाकर के दे दिया, अगर वैसा पढ़ा आपने तो आपके सिलेबस में तो लिखा हुआ है ना प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था, जिसको आपने छोड़ दिया। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यह लगेगा अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, केवल प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत बाल्यावस्था पढ़ा और छोड़ दिया। लेकिन प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था में दोनों चीजें पढ़ी जाएंगी, आप पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के क्वेश्चन आपसे बनेगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत भी और क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें विस्तार से पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। नहीं तो फिर आप नंबर अपना कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। उसी तरीके से किशोरावस्था में भी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको एक पॉइंट के तहत आपको ये उदाहरण के रूप में दिखा दिया। चूंकि ये वीडियो हो सकता है कि यूट्यूब में भी डले, तो यूट्यूब में डले तो जो बच्चे हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखें, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करे हैं वो लोग तो निश्फिक्र रहें, निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं आज एक बहुत बड़ा दावा आपके साथ करने वाला हूं, जो कि इस सिलेबस को खत्म करने के बाद आपको मैं बताता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
दूसरा देखेंगे इसी में बाल विकास परिचय के अंतर्गत शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, इसमें भी आपको जो शिक्षक में है उससे ज्यादा चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी गहराई में। इसके बाद बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके बाद देखेंगे बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, उसके बाद देखेंगे विकास के पहलू जिसमें शारीरिक एवं गद्यात्मक विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, कुछ सामान्य सिद्धांत देखते हैं, शरीर के अंगों में किस तरीके से बदलाव होता है हम देखेंगे सारा यूनिट 2 में। और सारी चीजें हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे मैंने अभी बताया बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था आदि के बारे में, उसी तरीके से गहराई में जा जाके, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सीखना एवं संज्ञान का विकास, सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध अवधारणाओं की समीक्षा, बच्चों की सोच एवं जीन पियाजे का विचार, उसी तरीके से किशोरों के सोच के लक्षण, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मानसिक संक्रियाएं क्या है, सब चीजें देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप एक वीडियो बनेगा जिसमें पढ़िएगा मानसिक संक्रियाएं क्या है, एक वीडियो बनेगा जिसमें आप पढ़ेंगे शैशवावस्था से किशोरा अवस्था तक की सोच का विकास उसकी और उसकी कड़ियां, फिर एक वीडियो बनेगा उसमें पढ़ेंगे आप संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये सारी चीजें एक एक वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसा मैंने आपको पर्यावरण में पढ़ाया है ना, एक बिंदु भी नहीं छोड़ा है, जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको पता है, तो वैसे ही मैं एक बिंदु भी नहीं छोड़ूंगा, हर पॉइंट को, हर सिलेबस के हर बिंदु को मैं डील करने वाला हूं। इस तरीके से 3 यूनिट दिखाया, मैं चौथा यूनिट आपको देखे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ये पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको बोला था, अब हम आज पढ़ेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे कहां से, मतलब यूनिट 1 के पहले टॉपिक से, विकास की अवधारणा से। और लेकिन उससे पहले एक बात मैं बोलूं, बात यह है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये बहुत बड़ा दावा है, और ये दावा मैं पहले बहुत जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहा था, लेकिन अब बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। दावा क्या है, कब से जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, जब से आपका सीजी टेट का एग्जाम हुआ तब से। दावा यह है कि जो मैं बाल विकास पढ़ाऊंगा, सहायक शिक्षक के लिए ध्यान रखिए, अगर सहायक शिक्षक की बात करूं तो सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं, जब शिक्षक की बात कर रहा हूं तो शिक्षक की बात कर रहा हूं। दोनों के लिए अलग अलग फीस है अगर, तो दोनों के लिए अलग अलग पढ़ाऊंगा, एक नहीं पढ़ाऊंगा। अगर एक पढ़ाऊंगा तो फिर दोनों के लिए फीस अलग अलग देने की जरूरत क्या है। तो दावा यह है कि 90% क्वेश्चन आप देखिएगा, यानी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 30 में से 27 या 27 प्लस प्रश्न आपको इसी वीडियो क्लास से और पीडीएफ से देखने को मिलेगा, कहीं और से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात और गारंटी के साथ मैं आपको कहूंगा कि जो लोग भी कोर्स ज्वाइन किए हैं, अगर उनको लगता है एग्जाम होने के बाद कि भाई 27 प्रश्न नहीं आए हैं या 27 से ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, यानी 26 प्रश्न आए हैं ऐसा लगता है, और वो दावा करता है और प्रूफ कर देता है कि 26 प्रश्न ही आए हैं, पूरा का पूरा पैसा रिटर्न ले लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाने वाला हूं, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि 27 प्रश्न कम से कम आपके पूछे जाएंगे इस पूरे के पूरे वीडियो कोर्स से, जो कि मैं अभी बाल विकास के बारे में पढ़ाने वाला हूं सहायक शिक्षक के लिए। तो इस चीज को एकदम गांठ बांध के रख लेना, इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्या पता कल के दिन हम मुकर जाएं तो हमारे मुंह पे वीडियो मार देना, ठीक है। गारंटी मतलब गारंटी, 27 मतलब 27, देख लेना एकदम ध्यान से, और नहीं तो पूरा फीस रिटर्न, मतलब बेझिझक होकर रिटर्न ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। बस आप बताइए कि 26 प्रश्न आए हैं, मैं दिखा देंगे हम लोग, अगर नहीं आया है तो पूरा पैसा वापस। जितने लोग भी सहायक शिक्षक का कोर्स लिए, जितने लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा बात, आइए देखते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह पहला वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे विकास की अवधारणा। और ध्यान से देखते जाइएगा, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ना न पड़े, इस चीज को सोच के आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं विकास की अवधारणा क्या है। पहले इसको बता देता हूं जो लिखा है उसको, फिर एक बहुत आसान शब्द में आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि गुणात्मक जो वृद्धि है उसको विकास कहा जाएगा, परिवर्तन से मतलब यहाँ पे वृद्धि है। गुणात्मक वृद्धि क्या होता है वो सारी चीजें भी समझ में आ जाएगी।
विकास के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। यह गुणात्मक परिवर्तन सभी के लिए समान गति से नहीं होता, अतः विकास की दर भी सभी के लिए समान गति से नहीं होती। मनुष्य का विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। कुछ पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट कि विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। पहला नंबर पॉइंट पढ़ा क्या, अभी सबको समझा दूंगा, समझा रहा हूं, अभी समझा दूंगा नहीं, अब समझाना शुरू कर दिया। विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। दूसरा हमने पढ़ा सभी के लिए एक समान, सभी के लिए समान नहीं है, यानी किसी का विकास ज्यादा होगा, किसी का विकास कम होगा। दो बिंदु हमने पढ़े और एक बिंदु और हमने पढ़ा था जिसको भी मैं रिकॉल कर लेता हूं, जो भूल गया हूं थोड़ा सा। हाँ, कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, यानी मृत्यु तक चलने वाला प्रक्रिया है। 3 पॉइंट विकास के विषय में आपको जानना है कि ये मृत्यु तक भी चलेगा, मृत्यु तक भी चलेगा। ठीक है, ये 3 बिंदु है कि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, दूसरी बात सभी के लिए समान नहीं है, तीसरी बात मृत्यु के लिए चलेगा, मृत्यु तक चलेगा। चलिए मैं आपको अभी समझा दूं या अभी समझा देता हूं, फिर आगे अभी अंतर पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने 2 गाय लिए, गाय 1 और गाय 2। वृद्धि और विकास को समझते जाइएगा। कभी कभी लगता है कि वृद्धि और विकास दोनों समान चीज है। जब गाय 1 की स्थिति बता रहा हूं, ये 5 लीटर दूध देती थी, 5 लीटर दूध देती थी, जिसमें कि 5 लीटर दूध में से हम 500 ग्राम घी निकाल पाते थे। एक उदाहरण बता रहा हूं। और ये गाय भी 5 लीटर दूध देती है और इसमें से भी हम 500 ग्राम घी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक गाय जो कि 5 लीटर दूध देती है, उससे 500 ग्राम घी निकालते हैं। दूसरी गाय भी 5 लीटर दूध देती है और उससे 500 ग्राम दूध निकालते हैं। मैंने गाय को खिलाना पिलाना शुरू किया, गाय नंबर 1 को, और गाय ने दूध देना ज्यादा शुरू कर दिया, यानी 5 से वो 10 लीटर दूध देना शुरू कर दी। और 10 लीटर दूध देने के बाद हम उसमें से कितना घी निकाल पाएंगे? जब 5 लीटर में से 500 ग्राम निकाल रहे थे तो 10 लीटर में से 1000 ग्राम यानी 1 kg घी निकाल पाएंगे। अब इस चीज को क्या बोलेंगे? उसके दूध में क्या हुआ? उसके दूध में परिवर्तन हुआ, उसके दूध में वृद्धि हुई, यानी उसके दूध में बढ़ोतरी हुई। ये बात क्लियर हो गई। पहले 5 लीटर दूध था, वो 5 लीटर दूध 10 लीटर दूध में कन्वर्ट हुआ, अर्थात उसके दूध में परिवर्तन हुआ, उसके दूध में वृद्धि हुई। लेकिन उस दूध में घी के मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी पहले भी 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी निकाला जा सकता था, अभी भी 1 लीटर दूध में 100 ही ग्राम घी निकाला जा सकता है। जब 5 लीटर में 500 ग्राम तो 1 लीटर में 100 ग्राम, 10 लीटर में 1000 ग्राम, यानी 1 लीटर में 100 ग्राम। तो अभी भी उसके दूध में से 100 ग्राम ही घी निकाला जा सकता है। गाय नंबर 1 की बात कर रहा हूं। लेकिन एक गाय नंबर 2, इसको भी मैंने खिलाया पिलाया और डॉक्टर से मिला और डॉक्टर से पूछा कि भैया डॉक्टर साहब कैसे घी को मैं बढ़ा सकता हूं, यानी उसके दूध के गुण को कैसे बढ़ा सकता हूं, उसमें और भी गुण समा जाएं, ऐसा मैं क्या करूं कि वो और बेहतर हो जाए दूध। डॉक्टर साहब ने एक दवाई लिखा, कुछ खाने का चीज बढ़ाया। मैंने इसको जो खिला रहा था गाय नंबर 1 को, वो तो मैं खिलाया इसको भी। उसके बाद डॉक्टर की दवाई खिलाई और डॉक्टर का दवा के साथ, और डॉक्टर ने कुछ और खाना बोला था, उस खाना को भी खिलाया। अब क्या हुआ? गाय ने दूध में वृद्धि कर दी, यानी 5 से 10 लीटर ये भी ले आए, 10 लीटर ये भी दूध देने लगा। लेकिन 10 लीटर दूध देने के बाद अभी हमको यह पता नहीं है कि उसके दूध के गुण में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। बस 5 से 10 लीटर दूध हमको प्राप्त होने लगा। बस यहां पे तो हम निश्चित तौर पे इतना कह ही सकते हैं कि दूध में वृद्धि हुई है। कह सकते हैं ना कि दूध में वृद्धि हुई है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं
कि उसके दूध में कोई परिवर्तन हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन, यानी दूध के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले मुझे उस दूध का टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट का मतलब पीने से टेस्ट नहीं, उसमें से घी निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि हम घी के संदर्भ में ही देख रहे हैं। तो जब हमने घी निकाला तो घी निकला 10 लीटर दूध में 1200 ग्राम, यानी 1.2 kg, यानी 200 ग्राम घी बढ़ गया। जब 200 ग्राम घी बढ़ गया, इसका मतलब यह है कि उस दूध के गुण में परिवर्तन हुआ ना। उस दूध का विशेष गुण यही था कि उसमें घी पाया जाता है, और भी गुण हो सकते हैं। तो वृद्धि तो हुई, साथ में उसके गुण में भी परिवर्तन हुआ। ये जो दो चीज आप देख रहे हैं, तो वृद्धि में केवल वृद्धि शामिल है, यानी बढ़ोतरी शामिल है, ये बात क्लियर हुई। लेकिन जब विकास की बात आई, गाय नंबर 2 के विकास की बात किस में हो रही है? गाय नंबर 2 में। जब विकास की बात आई तो विकास में आप देख रहे हैं कि वृद्धि तो हो ही रही है चीजों की। जैसे दूध की वृद्धि हुई 5 से 10 लीटर, लेकिन गुण में भी परिवर्तन हुआ, 200 ग्राम घी बढ़ गया। अर्थात ये क्या है? ये विकास है। यानी विकास में वृद्धि मतलब गुणात्मक वृद्धि, मात्रात्मक वृद्धि भी आवश्यक है और गुणात्मक वृद्धि भी आवश्यक है। मात्रात्मक वृद्धि का मतलब क्या है कि 5 से 10 लीटर दूध का हो जाना मात्रात्मक वृद्धि हुआ, मात्रा बढ़ गया। और गुणात्मक वृद्धि का क्या है कि हर लीटर में, मतलब पूरे 10 लीटर में 200 ग्राम घी का बढ़ जाना। दूध में वही गुण था घी का एक गुण था, विशेष गुण, और उसे गुण का बढ़ जाना 200 ग्राम क्या हुआ? गुणात्मक वृद्धि हो गया, यानी गुणात्मक बढ़ोतरी हो गया। तो मात्रात्मक धन गुणात्मक बढ़ोतरी, जब दोनों बढ़ोतरी हो तब हम उसको विकास कहेंगे, और केवल मात्रात्मक बढ़ोतरी हो तो हम उसको वृद्धि कहेंगे। आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ये चीज इतना बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछते, हो सकता है। तो जब ये बेस आपको पता होगा तो आप एकदम क्लियर कट रहेंगे। अब देखते हैं विकास के तीन गुण के बारे में। विकास के 3 बिंदु, जो 3 तत्व हमने पढ़े थे उसके बारे में देखा। क्या विकास गुणात्मक वृद्धि है? बिल्कुल गुणात्मक वृद्धि है। अभी तो देखा हमने कि वृद्धि हुआ और गुण में भी वृद्धि हुआ, गुण में भी बढ़ोतरी हुआ। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, गुण में भी बढ़ोतरी हुआ और मात्रा में भी बढ़ोतरी हुआ। तो गुणात्मक वृद्धि तो हो गया, गुणात्मक बढ़ोतरी तो हो गया। सभी के लिए समान है क्या? अर्थात गाय नंबर 1 के लिए और गाय नंबर 2 के लिए समान है क्या? इस गाय को थोड़ा कम चीजें दी गई, इसको ज्यादा चीजें दी गई, तो इसके गुण में परिवर्तन ज्यादा आ गया। अर्थात अगर मैं शहर में रहा हूं और चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाता हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे दिमाग में गुणात्मक बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मेरे साथ पढ़ा लड़का एक गांव में रहता है जहां की टेक्नोलॉजी का उतना चलन नहीं है और वो टेक्नोलॉजी के बारे में कम जानता है, तो क्या हुआ? उसके दिमाग में टेक्नोलॉजी के विषय में गुणात्मक वृद्धि या बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो क्या दोनों के लिए समान है? नहीं, सभी के लिए समान नहीं है। तीसरी बात देखते हैं, यानी किसी के अंदर जो विकास है वो ज्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। जैसे गाय नंबर 1 और गाय नंबर 2 के अंतर्गत देखा गया, वो परिवेश पर निर्भर करेगा, वो करेगा निर्भर उसके खान पान पर, वो निर्भर करेगा उसके इच्छा शक्ति पर, बहुत सारी चीजों पर, जो कि हम आगे अभी बात करेंगे। तीसरा देखते हैं, क्या विकास मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है? तो हाँ, विकास मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको कि हम बाद में प्रूव भी करेंगे। अभी ये 2 बातें तो प्रूव हो ही गई। क्लियर है यहां तक? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले हैं हम वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, अभी बस सरसरी निगाह से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग प्रायः लोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं, अर्थात वृद्धि के लिए विकास और विकास के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो दोनों में अंतर होता है, जो निम्नलिखित है। पहला, आकार में मात्रात्मक बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वस्तु के आकार या द्रव्यमान में शुद्ध वृद्धि जो होगा
उसको बढ़ोतरी जो होगा उसी को वृद्धि कहा जाएगा। जैसे 5 लीटर दूध 10 लीटर दूध में बदल गया, अर्थात ये क्या हुआ, एक तरीके का वृद्धि हुआ। दूसरा देखिए इसी का, जबकि विकास किसको कहा जाएगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिकीय वृद्धि, सुधार, सकारात्मक परिवर्तन, जोड़ गुणात्मक से उत्पन्न होते हैं, यानी गुणात्मक वृद्धि। दूसरा देखिए, जैसे घी की मात्रा 200 ग्राम बढ़ना, वृद्धि को भौतिक संक्रमण कहते हैं, यानी इसको भौतिक रूप से देखा जा सकता है। मतलब भौतिक संक्रमण मतलब आपको आसानी से दिखाई दे देगा। दूसरा, विकास को एक शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संक्रमण के रूप में देखा जाता है, यानी वृद्धि केवल शरीर में वृद्धि और चीजों में वृद्धि दिखाता है, बढ़ोतरी दिखाता है, लेकिन विकास क्या दिखाता है, मानसिक स्तर को भी देखने का मौका देता है। संरचनात्मक बढ़ोतरी वृद्धि है, विकास को कार्यात्मक माना जाता है। वृद्धि बाह्य और कोशिकीय है, विकास आंतरिक एवं संगठनात्मक है। जब वस्तु परिपक्व अवस्था में प्रवेश करती है तो वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप किसी बच्चे को देख सकते हैं, एक हाइट तक बढ़ा, उसके बाद बढ़ नहीं रहा, मैं इस हाइट तक बढ़ा हूं, शायद इसके बाद ना बढ़ूंगा, मेरा वृद्धि रुक गया है, शारीरिक वृद्धि। लेकिन शारीरिक विकास क्या रुक गया है, मेरे हाथों में हुनर, क्या मैं अपने हाथों के हुनर को नहीं बढ़ा सकता, क्या मैं बोलने के हुनर को नहीं बढ़ा सकता, मेरा तो शारीरिक विकास हो गया है, लेकिन मेरे हाथ, शारीरिक वृद्धि पूर्ण हो गया है, लेकिन मेरे हाथों का विकास अभी भी मैं कर सकता हूं, पेन ऐसे घुमा सकता हूं, पेन ऐसे पकड़ सकता हूं, ऐसे नाच सकता हूं, ऐसे कूद सकता हूं, जो भी कुछ करूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा विकास है। क्लियर है? चलिए एक देखते हैं प्रश्न, सहायक शिक्षक 2019 में पूछा गया, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास के दर में या विकास के क्रम में। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है विकास की सामान्य क्षमता में। तो आपको शायद इसका उत्तर मालूम हो गया होगा, इसका उत्तर होगा विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी अर्थात एक व्यक्ति, एक शिक्षक, एक जो स्टूडेंट होगा वो दूसरे स्टूडेंट से किस तरीके से भिन्न होगा, तो विकास के दर में भिन्न होगा, अर्थात एक का विकास ज्यादा होगा और एक का विकास कम हो सकता है। जैसा कि मैंने गाय और दूध वाले उदाहरण में बताया, एक गाय 1 और गाय 2 वाले उदाहरण बताया कि एक का विकास धीमी गति से हो रहा है, यानी वो भी अभी भी 100 ग्राम ही दूध वो दे रहा है, मतलब 10 लीटर में 1 ही किलो घी निकाल पा रहा है। और दूसरा का विकास हो गया, क्यों, क्योंकि उसके परिवेश में कुछ और चीजें जोड़ी गई, उसके खाने पीने में कुछ और चीजें जोड़ी गई, जिससे उसका विकास हो गया और 200 ग्राम घी अधिक देने में सक्षम हो गया। अब देखते हैं बाल विकास का अर्थ। अब तो अभी हमने केवल वृद्धि और विकास पढ़ा है, अब देखेंगे विकास का, विकास कई चीजों में हो सकता है, तो अब हम देखेंगे कई क्षेत्रों में हो सकता है कि अब हम देखेंगे क्या कि बालक के विषय में विकास का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं इस वीडियो, आगे वाले वीडियो में, आगे वाले स्लाइड में। यानी विकास जो जैसे देखा, विकास तो अभी मैंने बताया गाय 1, अरे अंग्रेजी में लिख दे रहा, गाय 1 और गाय 2 के विषय में मैंने बात की, यानी गाय 1 और गाय 2 के विषय में मैंने बताया आपको कि इसमें किस तरीके से विकास हुआ। लेकिन हमको पढ़ना है बाल विकास, यानी विकास का जो संबंध है बालकों से, बच्चों से, उसको हम आगे अभी अब डील करने वाले हैं। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। तो आइए देखते हैं बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। मैंने पहले बताया आपको कि विकास का संदर्भ हम बालकों से देखेंगे, बच्चों से देखेंगे, यानी विकास बच्चों के लिए किस तरीके से देखा जाएगा, यानी विकास को बच्चों के विकास के लिए, यानी बच्चों के विकास ही बोल सकते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे। पहला देखते हैं बाल विकास का तात्पर्य, अर्थ और परिभाषा दोनों देखनी। पहले बाल विकास का अर्थ देख लेते हैं। बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी चीजों का। बालक के विकास प्रक्रिया में उसके जन्म के पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है।
विकास की इस क्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आदि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। और मैं आपको विशेष तौर पर पहले ही बता चुका हूं कि हमको इसको बाल्यावस्था को बहुत फोकस होकर के पढ़ना है, शैशवावस्था को बहुत फोकस होकर के पढ़ना है, गर्भावस्था को बहुत फोकस होकर के पढ़ना है, किशोरावस्था को बहुत फोकस होकर के पढ़ना है, तभी होगा। प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात को एकदम निश्चिंत रहिए, बस आप पढ़िए तो देखिएगा कैसे चुटकियों में काम होगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा क्रो एंड क्रो यानी कौवा एंड कौवा के अनुसार, लेकिन वो अलग बात है, ये क्रो एंड क्रो अलग ही चीज है। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है, यानी जब वो गर्भावस्था में होता है वहां से लेकर के मृत्यु तक क्रो एंड क्रो। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूं आज का ये पूरा क्लास होगा, इसमें से 3 या 4 प्रश्न सीधे तौर पे आपके सहायक शिक्षक और मतलब वो सीजी टेट वगैरह में मिला करके पूछा गया है। तो ये क्लास आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही करा सकता है। ठीक है, चलिए, उसमें से एक क्वेश्चन तो अभी गुजर गया ना आपका, अभी सहायक शिक्षक में जो 2019 में पूछा गया था, विकास का दर वाला। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने क्या कहा, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। वहीं स्नीकर ने क्या कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ड्रेयर ने कहा कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। और आगे चलने से पहले एक बात और बता दूं कि कभी कभी परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा किसने कहा है। जैसे विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, क्योंकि जो एबीओ का एग्जाम हुआ था, जो लगभग उसमें भी बाल विकास पढ़ना होता है, तो एबीओ के एग्जाम में आपके परिभाषाओं से लगभग 8-9 प्रश्न पूछे गए थे, यानी परिभाषा उठा करके दे दिया और पूछा कि ये बात ये किसने कहा है। तो ध्यान से देखना है, मुनरो ने क्या कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। देखिए, सहायक शिक्षक में ही पूछ लिया, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, इसी को बताया और यही पूछ लिया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है ना, मैं बताया था 3-4 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले देख लिया है सहायक शिक्षक का। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि ये विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, कथन किसका है। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश करिए, अभी मैंने बताया था आपका, तो सही उत्तर हो गया, स्नीकर ने ये बात कही है। परिपक्व, देखिए तीसरा क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है, सहायक शिक्षक में ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, सीजीटेट की तो बात ही छोड़ दो, सहायक शिक्षक में ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। परिपक्वता का संबंध क्या है, किससे है, विकास से, वृद्धि से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और रुचि से। आपके हाथ पांव फूल जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए पहले इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे इसका उत्तर ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं, कोई सा भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर पूरा का पूरा परिभाषा ना पूछे तो ऐसे छोटा सा भी पूछ सकता है, जब परिपक्वता का संबंध किससे, जैसे इसी में बताया है कहीं पे, देखिए क्रो एंड क्रो का बाल विकास व अवधारणा। देखिए, बाल विकास मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले विकास अवस्थाओं के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, कहीं पे तो पढ़ाया हूं मैं भी। विकास प्राणी प्रगतिशील होते हैं जो कि किसी निश्चित लक्ष्य को निर्देशित होते हैं। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यानी परिपक्वता तक गुजरता है। तो ये आंसर हो गया आपका इसका विकास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये देखिए सीजीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, सहायक शिक्षक के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, अभी तक जितना पढ़ाया हूं उसमें से, आगे आएंगे तो और दिखाऊंगा। 3 प्रश्न तो देख लीजिए। बाल विकास के संदर्भ में सही कथन नहीं है, बताना है आपको। सीजीटेट 2012 में पूछा गया है, तो यही प्रश्न आपके सहायक शिक्षक में पूछ लेगा। बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है।
ऑप्शन सी, बालक के विकास प्रक्रिया जिसमें जन्म के पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं आपको याद होगा या समझ में आया होगा, तो ये तीनों कथन ही सही है, यानी गलत कथन क्या हो गया, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं संभावित प्रश्न। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह विचार किसका है? तो आखिरी में हमने पढ़ा था कि कौन किसने कहा है ये बात, मुनरो साहब ने कहा है। आइए देखते हैं विकास के अध्ययन की उपयोगिता, जो कि पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा है नहीं, जिसको कि हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, जो आसानी से आप याद भी रख लीजिएगा। बाल पोषण का ज्ञान होता है, यानी बाल विकास को अगर आप पढ़ेंगे तो बाल पोषण का ज्ञान होता है, बालक का सामान्य व्यवहार कैसा होता है ये पता चलेगा, बालकों का विश्वास बढ़ता है, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होता है, सामाजिकरण का ज्ञान होता है, बालक का व्यक्तित्व का विकास के विषय में आप देख सकते हैं, खेल और बालक का संबंध देख सकते हैं, स्वास्थ्य, इसके अलावा आप देख सकते हैं शैक्षिक प्रक्रिया, वैयक्तिक भेदों पर बल। अब देखते हैं बाल विकास के जो ये 10 पॉइंट हमने पढ़े उपयोगिता के विषय में, उसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पोषण का ज्ञान कैसे होता है? बाल विकास के अध्ययन से समाज के समक्ष दो पहलू प्रस्तुत किए हैं, पहला व्यवहारिक, दूसरा सैद्धांतिक। समाज में प्रत्येक शिक्षक व अभिभावक के लिए दोनों पक्षों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बाल विकास का क्रमिक ज्ञान भावी माता पिता और उसके संरक्षकों को होगा तो वह उसकी उचित देखभाल कर सकेंगे। मातृत्व, पितृत्व, दायित्व जैसे आधारभूत प्रश्नों का उत्तर बाल विकास के गंभीर अध्ययन से ही प्राप्त हो सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, बालक का सामान्य व्यवहार कैसा होगा, यानी किस उम्र में बालक कैसे चलेगा, क्या करेगा, ये भी आप बाल विकास से ही समझ सकते हैं कि कब उसका व्यवहार कैसा होगा। जैसे आपका बालक, आपने एक बच्चा पैदा कर दिया और आपको लगता है कि बालक 6 महीने का हो गया और ये तो चल ही नहीं रहा। अब तो सामान्य समझ है, मान लीजिए कि बच्चा 2 साल में चलता है या 1.5 साल में चलता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए सामान्य समझ नहीं है, आपके पास सामान्य समझ नहीं है, तो बच्चा चल ही नहीं रहा है। तो जब बच्चा नहीं चल रहा है तो आप बड़े टेंशन में हो जाएंगे, लेकिन आपने बाल विकास पढ़ा है कि भैया बच्चा 2.5 महीने में चले, 2.5 साल में चलेगा, तो फिर बच्चा 2.5 साल तक आप वेट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस वजह से बालक का सामान्य व्यवहार, बाल विकास का प्रमुख लक्ष्य है कि बालक का विकास इस तरह से हो कि उसमें सामान्य व्यवहार ही दिखाई दे, बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास सामान्य हो। बाल विकास का अध्ययन अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उनके बालकों का व्यवहार एवं विकास सामान्य हो, तभी वे समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब देखते हैं बालकों का विश्वास। प्रायः देखा जाता है कि बालक माता पिता से झूठ बोलते हैं, ऐसी स्थिति में बालक अपने माता पिता पर विश्वास खो बैठता है। बाल विकास का अध्ययन माता पिता को सामाजिक निर्देशन देता है, यानी माता पिता समझ पाएंगे कि बच्चा क्या सोच रहा है, वो झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है, किस तरीके से उसके व्यवहार को परिवर्तन किया जाए कि वो हमसे झूठ ना बोले। तो ये चीज बालकों का विश्वास के अंतर्गत आप बाल विकास पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। आपको अगर टीचर बने ना बने वो अलग बात है, और बनना ही है यार, क्यों नहीं बनना ही है, अगर पूरा पढ़ा तो बनना ही है, कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी बाल विकास पढ़ना चाहिए, अगर उसके बच्चे का लालन पालन उसको ठीक तरीके से करना है। तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे तो भी आपको बाल विकास पढ़ना ही चाहिए, आपको अगर बच्चों को अच्छे से समझाना है और उनके दिलों में राज करना है। तो टीचर तो बहुत बनते हैं, लेकिन दिलों में राज बहुत कम लोग करते हैं। विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होता है इससे। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता को यह ज्ञात होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में कौन कौन से शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषा संबंधी परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार बालक शैशव से प्रौढ़ावस्था तक विकसित होता है। सामाजिकरण का ज्ञान होता है 5वां नंबर पॉइंट, बालक का सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब क्या है? समाज के तौर तरीकों के बारे में जानना, तौर तरीकों के बारे में व्यवहार में लाना सामाजिकरण होता है। तो वही बालक का सामाजिकरण होता है, यानी बालक समाज के नियमों को जब सीखने लगता है, सीखता है, तो उसको सामाजिकरण कहते हैं। तो बालक का सामाजिकरण उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। अन्य व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार तथा समायोजन कैसे जैसे गतिविधियों को समझने के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है, तभी वह समाज के लिए उपयोगी बनता है। बालक का व्यक्तित्व देखते हैं।
बाल विकास के अध्ययन से बालक के व्यक्तित्व का विकास सरलता से किया जा सकता है। बालक में अनेक क्षमताएं एवं शक्तियां पाई जाती हैं, तभी उचित दिशा में विकसित होती है जब बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान अभिभावक को हो। खेल और बालक का क्या संबंध है, वो भी हम बाल विकास के माध्यम से जान सकते हैं। अभिभावक को बाल विकास का अध्ययन यह बताता है कि खेलों को बालक के विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार रखा जाता है या खेल से बच्चों का विकास किस तरीके से हो सकता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में खेल का बहुत महत्व है, ये बाल विकास पढ़ के ही समझ में आता है। स्वास्थ्य देखते हैं, बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है वे बालक अक्सर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। यानी आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, और दूसरी बात, अगर आपका मन स्वस्थ है तो धीरे धीरे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो ये बात जो अभिभावक होते हैं या जो शिक्षक होते हैं उनको बाल विकास पढ़ के ही समझ में आ सकता है। इसकी जानकारी भी बाल विकास के अध्ययन से ही मिलती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फैक्ट है तो यहां से प्रश्न नहीं पूछा है। अभी तक 4 प्रश्न मैंने डील किया है, जो कि जिसमें से 3 प्रश्न सहायक शिक्षक में आए हैं और 1 प्रश्न सीजीटेट में आया है। तो ध्यान रखिएगा, सीजीटेट का प्रश्न कभी सहायक शिक्षक में और सहायक शिक्षक का प्रश्न कभी सीजीटेट में आ सकता है, या सहायक शिक्षक का प्रश्न फिर से सहायक शिक्षक में पूछ सकता है। तो दोनों में फर्क नहीं है। और संभावित प्रश्न पर विशेष नजर रखिएगा, क्योंकि गेंद गोला वाला एज इट इज प्रश्न आ गया था पर्यावरण का, सॉरी मैथ्स का। शैक्षिक प्रक्रिया देखें, माता पिता भी बालक के शैक्षिक विकास के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि शिक्षक होता है। तो बालक की शिक्षा की प्रक्रिया में रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता आदि का विशेष महत्व है। इसलिए पाठ्यक्रम बालक की आयु, बुद्धि एवं परिवेश के अनुसार बनने लगे हैं। अब देखते हैं व्यक्तिगत भेदों पर बल। एक माता पिता के 2 बालकों में समानता नहीं पाई जाती है, तो बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। बाल विकास के अध्ययन से विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों को आवश्यकता अनुसार अपनाया जा सकता है और उनका विकास किया जा सकता है। देखिए, सहायक शिक्षक में पूछा गया, चौथा प्रश्न आ गया। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, सामाजिकरण, यानी समाज के तौर तरीकों को जब सीखता है और मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। यानी परस्पर निर्भर होना मतलब समाज से जुड़ना, समाज से जुड़ना मतलब समाज के तौर तरीकों को सीख गया, मतलब उस क्या हुआ? सामाजिकरण हो गया। मैं अभी आया इस कमरे में, ऊपर में एक बहुत बड़ा रोशनदान है, वहां से ऐसे कूदा और नीचे आ गया, जबकि दरवाजा था। इसका मतलब क्या है? मैं रहा हूं हमेशा से जंगलों में वैसे ही कूदते फांदते रहा हूं और वहीं से कूद के आया, क्योंकि मेरा सामाजिकरण क्या है? उस जंगल के हिसाब से हुआ है, यहां के समाज के हिसाब से नहीं हुआ। अगर यहां के समाज के हिसाब से होता तो मैं दरवाजे से आता, लेकिन मेरा सामाजिकरण जंगल के हिसाब से हुआ है। तो यहां के लोग क्या बोलेंगे? ये सामाजिक जो नियम है उसके विरुद्ध काम कर रहा है, इसको आना चाहिए, दरवाजे से आ रहा है, खिड़की से। तो कुल मिला के बात क्या है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यानी समाज से जुड़कर समाज से व्यवहार करना सीखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिकरण ही बोलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी 4 प्रश्न केवल सहायक शिक्षक से पूछे गए इस वीडियो से। देखिए, सीजीटेट, यानी अब उधर 4 प्रश्न सहायक शिक्षक, 1 सीजीटेट, तो 5 हो गया, और ये 6वां प्रश्न है, यानी पूछा गया प्रश्न ही 6 हो गया है। बालक के लिए खेल का क्या महत्व है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी है। और शारीरिक विकास के लिए किस तरीके से होता है उसको भी थोड़ा सा डील कर लेते हैं। शारीरिक विकास मतलब दौड़ेगा, भागेगा, मसल बढ़िया होगा, मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगी, तो ये शारीरिक विकास तो सबको समझ में आता है। मानसिक विकास की बात करें, मानसिक विकास का मतलब ये है कि जब वो दौड़ना शुरू करता है तो उसको पता रहता है कि मैं इस स्पीड से दौड़ रहा हूं, तो 1 घंटे में कितना दौड़ूंगा, 1 मिनट में कितना दौड़ूंगा, यानी उसका दिमाग चल रहा है।
तीसरी बात करूं सामाजिक विकास, तो आप देखेंगे कि जब खेल होता है तो उसमें टीम होता है और टीम में एक दूसरे का बात भी माना जाता है, एक दूसरे का बात भी सुना जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे सामाजिक विकास के लिए भी वो महत्वपूर्ण होता जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो गया, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं और क्वेश्चन। संभावित प्रश्न में बाल विकास का अध्ययन सहायक है बालकों के सामान्य व्यवहार को जानने में, सही बात है, पढ़े भी हैं। दूसरा, बालकों के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा देखे भी है हम लोग, ऑप्शन सी, बालक के सामाजिकरण में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसी तरीके से संभावित प्रश्न भी कभी प्रीवियस ईयर प्रश्न न बन जाए, या संभावित प्रश्न ही पेपर के प्रश्न न बन जाए, तो संभावित प्रश्न को भी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं बाल विकास के अध्ययन का महत्व, और ये इसके बाद क्लास हो जाएगी खत्म। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक है। गर्भावस्था में बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास, एक मिनट, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है, यानी और किशोरावस्था के बाद थोड़ा धीमा हो जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए। विकास के विभिन्न अवस्थाओं में उसे इस प्रकार का शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विकास ठीक प्रकार से हो। विकास के विभिन्न सिद्धांतों और अवस्थाओं का ज्ञान माता पिता एवं शिक्षक के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है या होता है। उनके बालक को उचित वातावरण प्राप्त हो, उन्हें संतुलित भोजन मिले, अच्छी संगति मिले, उसे खेलने की स्वतंत्रता हो, उसे उचित मात्रा में स्नेह प्राप्त हो, उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिले, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो, उसे आत्म प्रदर्शन करने का मौका भी मिले, अवसर भी मिले, उसे संवेगों का दमन न हो, यानी क्रोध कर रहा है तो ऐसा नहीं उसको डांट के बोले कि अब क्रोध मत कर, उसको समझाएं। उससे पराजय की भावना भी उसके अंदर आए, यानी कभी वो हार जाए तो ऐसा ना हो कि वो आत्महत्या कर ले, वैसी स्थिति न हो, तो उसके बाद उसको पराजय भी सिखाइए, यानी हार भी सिखाइए। अर्थ द्वंद्व और हीनता की भावना का विकास न हो। अतः माता पिता के लिए बालक के विकास प्रक्रिया का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह ध्यान रख सके कि उनका बालक विकास की किसी अवस्था में पिछड़ तो नहीं रहा है। शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के विकास में सहायता देना है, तो शिक्षक को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का पूर्ण और पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर सकता है। शिक्षक जो होता है सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकता है और अपनी शिक्षण पद्धति को विकसित कर सकता है। 12 वर्ष की आयु वाले बालक का पाठ्यक्रम 5 वर्ष की आयु वाले बालक के पाठ्यक्रम से भिन्न होता है, इसलिए विकास के सिद्धांतों से परिचित शिक्षक ही उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का अध्ययन करा सकता है। अर्थात जो 5 वर्ष में बच्चा सीखेगा उसका पाठ्यक्रम 5 वर्ष के हिसाब से होगा, जो 12 वर्ष में बच्चा सीखेगा उसका पाठ्यक्रम 12 वर्ष के हिसाब से होगा। यानी 5 वर्ष में क्या सीख सकता है बच्चा? गोला बनाना सीख सकता है, ऐसे गोला गोला बनाने के लिए उसको आप बोल सकते हैं। लेकिन 5 वर्ष में आप बोलिए क्यों लिख दो भैया चेकोस्लोवाकिया, तो कैसे लिख पाएगा? कोई बच्चा लिख सकता है लेकिन आसान तो नहीं चेकोस्लोवाकिया लिखना, और चेकोस्लोवाकिया लिखना आसान, लिखना भी आसान नहीं और बोलना भी आसान नहीं है। आप छोटे बच्चे से बुलवा के देखिएगा, मजा आएगा आपको कैसे बोलता है। ठीक है, ढूंढिएगा ऐसे छोटे छोटे बच्चों को और उसे कठिन कठिन शब्द बुलवा के देखिएगा, मजा आएगा। अतः स्पष्ट है कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न सिद्धांतों और अवस्थाओं के ज्ञान से ही शिक्षक का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक और गद्यात्मक हो सकता है। देखते हैं प्रश्न, ये भी सीजीटेट में पूछा गया, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, अब मैं गिन नहीं पाऊंगा, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां प्रश्न है जो कि पूछा गया है, संभावित को छोड़ दे रहा हूं। बालक का विकास क्रम प्रारंभ कहां से होता है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था, गर्भावस्था और किशोरावस्था। आप सबसे सही उत्तर मार देंगे, अगर शिक्षक के लिए पढ़े हैं तो आप मारेंगे क्या? या तो बाल्यावस्था मारेंगे ऑप्शन ए, या तो आप टिक मारेंगे ऑप्शन बी, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है बालक का विकास। एक और प्रश्न देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन सा। माता पिता के लिए बालक के विकास प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है ताकि वो क्या कर सकें? क्यों माता पिता को बालक के विकास की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए?
उनके बच्चों में पराजय की भावना, अर्थद्वंद और हीनता की भावना का विकास हो। उनके बच्चों में संवेगों का दमन न हो। उनके बच्चों में जिज्ञासा की संतुष्टि न हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उनके बच्चों में संवेगों का दमन न हो, यानी संवेग को, उसके संवेग को जो माता पिता है उनको समझना चाहिए। एक और प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर दे दिया है, यानी ऑप्शन डी, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया होती है नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और ध्यान रखिएगा, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप ये समझिएगा कि ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न में शामिल है। यानी आप इस प्रश्न को ये मान करके पढ़िएगा कि ये प्रश्न आपके सहायक शिक्षक में आया हुआ प्रश्न है, और लगभग मेरा जो अनुमान है, ये प्रश्न आपके सहायक शिक्षक में 99% संभावना मेरी तरफ से आप मान के चलिए कि ये प्रश्न पूछेगा, जो कि संभावित प्रश्न, अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए इस तरीके से आज का क्लास हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के जो टॉपिक हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे, एक एक बिंदु को पढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भरोसा रखिएगा। और जो आप लोगों ने उसमें क्या बोलते हैं, पर्यावरण में मेरे को अच्छे से मतलब मेरे क्लास को समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्यावरण से भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ा के दूं, ताकि और अच्छे से आप पढ़ सकें और नंबर कहीं से भी आपके न कटे। नमस्कार, जय हिंद।